वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू दी होप्स एकेडमी। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग पढ़ेंगे फैराडेस का लॉ। फैराडेस का लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बताया गया था। तो फैराडेस का अलग अलग लॉ था, वो लॉ को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? कंडक्टिविटी सेल पढ़ेंगे। आज हम लोग का क्लास काफी खास होगा। आज में भी क्लास जो वो बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो फैराडेस के लॉ के बारे में स्टार्टिंग करते हैं। क्या करते हैं? फैराडेस लॉ। फैराडेस, आज फ्राइडे भी है और यहाँ पर फैराडेस का लॉ भी पढ़ रहे हैं, तो दिन भी अच्छा है, लॉ पढ़ने का दिन भी है। तो फैराडेस का लॉ हम लोग कौन से दिन पढ़ रहे हैं? फ्राइडे को, ठीक है। तो फैराडेस लॉ दिया था। तो फैराडेस का जो सबसे पहला लॉ था वो क्या लॉ था? फर्स्ट लॉ। जरा फर्स्ट लॉ के बारे में समझते हैं। फर्स्ट लॉ बोलता है ना, फर्स्ट लॉ बोलता है कि द मेटल जो डिपॉजिट होगा, द वेट ऑफ द मेटल डिपॉजिट, क्या लिखेंगे? द वेट ऑफ द मेटल डिपॉजिट, द वेट ऑफ द मेटल, मेटल का डिपॉजिट हो रहा था ना, तो वेट ऑफ द मेटल, किसका? मेटल डिपॉजिट, जो मेटल का वेट डिपॉजिट हो रहा है, द वेट ऑफ द मेटल डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड, एट इलेक्ट्रोड, कहाँ भाई? इलेक्ट्रोड पे जो डिपॉजिट हो रहा था, एट इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पे जो डिपोजिशन हो रहा था, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्वांटिटी ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू इट। मतलब लोग जितना क्वांटिटी चार्ज पास कर रहे हैं उतना ही मेटल डिपॉजिट हो रहा था। तो फर्स्ट लॉ बोलता है कि द वेट ऑफ द मेटल डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्वांटिटी ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू इट। किस पे होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू इट, क्वांटिटी ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू इट, पासिंग थ्रू इट, क्या हो जाएगा? पासिंग थ्रू इट हो जाएगा। मतलब क्या है? वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कहां से यहाँ तक? वेट क्यू के बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और जब हम यहाँ पर जरा ध्यान से समझना कि यहाँ पर क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू का मतलब है चार्ज, और फिजिक्स बोलता है कि चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है? तो क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू टी होता है क्या? अरे आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है ना। करंट का मतलब क्या होता है? चार्ज फ्लोइंग थ्रू पर सेकेंड, है ना। तो Q इक्वल्स टू आई टी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सर वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, तो यहाँ से एक आ जाएगा जेड क्यू। क्या आ जाएगा? जेड क्यू। जेड क्या है? कांस्टेंट है। जेड क्या है? इक्विवेलेंट। आप भी बताएंगे जेड क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस जिसको बोलते हैं। फिर यहाँ से लिखेंगे W इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? जेड। Q की जगह पे लिखेंगे आई इंटू टी, तो वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीत। वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीत। कोई डाउट यहाँ तक? सर अब हमको एक एक करके समझा दीजिए कि वेट W क्या है, Z क्या है, I क्या है और T क्या है। तो W क्या है, Z क्या है, I क्या है और T क्या है, ठीक है। तो W का मतलब है वेट ऑफ मेटल, इसका वेट ऑफ मेटल डिपॉजिट, वेट ऑफ मेटल डिपॉजिट, वेट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड, ठीक है। तो वेट ऑफ जो मेटल डिपॉजिट होगा वो होगा ग्राम में। किस में होगा? ग्राम में। इसके बाद आता है आई। आई का फुल फॉर्म क्या है? तो आई का मतलब है, तो आई का मतलब क्या है? आई का मतलब करंट है। क्या है? करंट, ठीक है। आई का मतलब क्या है? करंट। जेड का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। और टी का मतलब क्या है? टाइम। तो देखिए जेड का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। सर यहाँ पर ये आई क्या है? तो आई जो है वो है करंट। क्या है? करंट। और करंट किस में होता है? तो करंट जो होगा वो एम्पियर में होगा। टी क्या है? टी है टाइम। क्या है? टी है टाइम। टाइम किस में होता है? सेकंड में। कोई डाउट यहाँ तक? क्या है? तो जेड यहाँ लिखा है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस है, तो जेड का वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? तो जेड निकालने के लिए होता है जेड इज इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट वेट। क्या होता है? जेड का फुल फॉर्म क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट बाय फैराडे। क्या होता है? फैराडे। फैराडे से अगर हम लोग डिवाइड देंगे इक्विवेलेंट वेट को तो आ जाएगा। तो सर इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं जरा समझेंगे, आइए ध्यान से।
तो यहाँ जरा देखो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू जो होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू जो होता है वो होता है एटॉमिक वेट। क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट बाय एन फैक्टर, एटॉमिक वेट बाय एन फैक्टर। ठीक है, एटॉमिक वेट बाय एन फैक्टर, क्लियर है, एटॉमिक वेट बाय एन फैक्टर। ठीक है, एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, लिसन केयरफुली। ठीक है, अभी मैं ये फॉर्मूला तो आ गया कि वेट इज इक्वल्स टू क्या होता है, जीत होता है, जेड आई टी। जेड क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, आई है करंट और टी है टाइम, यहां तक तो सबको पता है। अब जरा देखना वेट इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, वेट इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, जेड का वैल्यू क्या है, तो जेड का वैल्यू हम लोग रख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट बाय फैराडे, सही है, इनटू क्या करेंगे, आई इंटू टी करेंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट को अगर हम लोग देखें तो यहां पर लिख सकते हो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू आई टी बाई एफ। ठीक है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो क्या होता है, एटॉमिक वेट बाय एटॉमिक वेट, इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो होता है एटॉमिक वेट बाय एन फैक्टर। तो एटॉमिक वेट बाय एन फैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा आई टी बाई एफ। ठीक है, अब हम यहाँ देखें तो वेट अपॉन एटॉमिक वेट क्या होता है आकाश, वेट अपॉन एटॉमिक वेट, सर वेट मतलब किसी का मास अपॉन उसका एटॉमिक मास, तो मास अपॉन एटॉमिक मास जो हो जाता है वो मोल हो जाता है, और यहाँ पर नीचे क्या है, एन फैक्टर है, क्या है, एन फैक्टर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एन इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई टी बाई एफ लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप कोई डाउट नहीं होगा। क्या है, n इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू इंटू आई टू बाई एफ हो जाएगा। तो यहाँ से मैं किसी भी क्वेश्चन का कुछ भी निकालने के लिए बोला जाएगा फटाफट मैं निकाल के बता दूंगा। तो फर्स्ट लॉ से मुझे क्या मिला, n इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू आई टी बाई एफ। क्या निकला, n इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू आई टी बाई एफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम्पेयर ऑफ करंट पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4 40 मिनट, द अमाउंट ऑफ Zn डिपॉजिट एट कैथोड। भाई साहब क्या लिखा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, वो क्वेश्चन में और कुछ नहीं देगा। द अमाउंट ऑफ Zn डिपॉजिट एट कैथोड, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, सही है, कैथोड पे रिडक्शन होता है ना आकाश। तो कोई चीज रिड्यूस होकर के Zn जो है वो डिपॉजिट हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, Zn2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन मिलाएंगे तो Zn डिपॉजिट होगा। अरे हाँ कि ना भाई, यही तो होगा, यस। तो यहां से क्या पता चल रहा है सर, यहां से यहां पता चल रहा है, अगर हम देखें तो n का वैल्यू 2 पता चल रहा है, सही है। अब हो रहा है 5 एम्पेयर ऑफ करंट पास थ्रू दिट, मतलब करंट दे दिया 5 एम्पेयर। ओके, आगे बढ़े तो आगे बोलता है पास थ्रू सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4, टाइम दे दिया है तुम्हारा 40 मिनट। कितना दे दिया है, 40 मिनट। अब हो रहा है अमाउंट ऑफ Zn डिपॉजिट कैथोड, कितना अमाउंट ऑफ Zn डिपॉजिट हुआ होगा, क्या बोल रहा है, कितना अमाउंट ऑफ Zn डिपॉजिट हुआ होगा, कितना अमाउंट ऑफ Zn डिपॉजिट हुआ होगा। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्या वो का एक आया है, यहाँ कहां से आया, तो n इंटू एन फैक्टर, n इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू होता है आई टी बाई एफ। तो n का मतलब क्या है, n का मतलब नंबर ऑफ मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स की इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, गिवन वेट, मतलब वेट निकालना, वेट अपॉन एटॉमिक वेट, वेट अपॉन एटॉमिक वेट इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा आई टी बाई एफ। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, मुझे वेट निकालना, तो एटॉमिक वेट कितना होगा, तो वेट अपॉन एटॉमिक वेट जो होगा वो हम लोग सिर्फ जिंक का रखेंगे, टोटल नहीं रखेंगे, सिर्फ जिंक का रखेंगे। तो जिंक का कितना होता है, 65 होता है, तो यहाँ 65 रखेंगे, इधर इंटू एन फैक्टर रखेंगे, एन फैक्टर कितना है, 2 आया। आई का वैल्यू जो है वो कितना है, तो करंट जो फ्लो कर रहा है वो 5 है। टाइम का वैल्यू हम लोग सेकंड में रखेंगे तो 2400 हो जाएगा। फैराडेस का वैल्यू होता है 96500 कूलम, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, ये 65 इधर चला जाएगा, तो इसको हम लोग एक काम करते हैं, ये क्या लिखेंगे, वेट इज इक्वल टू लिखेंगे 5 इंटू के 2400, 5 इंटू के तो 2400 नहीं, अब तो 24 बच गया, इंटू क्या लिखेंगे 65 लिखेंगे, अपॉन में क्या करेंगे, ये 2 नीचे चला जाएगा तो 965 इंटू क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 5 के टेबल से ये आ जाएगा 13 बार में, ये आ जाएगा तुम्हारा 193 हो जाएगा। ये तुम्हारा हो जाएगा 12 बार में, तो ये आ जाएगा 12 5 60, 60 इंटू से 100 600, तो 600
और 600 हो जाएगा 60 इंटू 600 और 600 मतलब 780 बाई 193। तो देख लेना ये कितना आता है। जितना भी आएगा हम लोग इसमें क्या लगा देंगे, ग्राम लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ग्राम। यहाँ तक क्लियर है मंजीत? कोई डाउट? ठीक है। मैं क्या था सर फर्स्ट लॉ में, देखो फर्स्ट लॉ एक बार अच्छे तरीके से समझ लो। सबसे पहले फर्स्ट लॉ बोलता है कि n इंटू एन फैक्टर जो होगा, n इंटू एन फैक्टर जो होगा वो आई टी बाई एफ के बराबर होगा। और आई और टी क्या है सर, यही तो चार्ज है। तो इसका मतलब है कि मुझे आपकी बार चार्ज निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो n इंटू एन फैक्टर इंटू एफ करेंगे तो क्या यहाँ से चार्ज आ जाएगा? अरे आ जाएगा कि नहीं आएगा? तो n का वैल्यू कितना है, तो n बोल रहा है गिवन मास कितना है 12.3। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है नाइट्रोबेंजीन का, तो नाइट्रोबेंजीन का मास ही 123 होता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एन फैक्टर देखे तो एन फैक्टर रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, वही एन फैक्टर होता है तो 6 है। फराडे कितना होगा 96500 कूलम। यहाँ से देखेंगे तो ये तुम्हारा एक जीरो नीचे आ जाएगा, 123 से 123 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, क्यू कितना आ जाएगा, तो क्यू इक्वल टू आ जाएगा 60 जो 0, 65 जो 30 का 0 हाथ तो बचा 3, 65 जो 30 का 0 हाथ तो बचा 3, 60 जो 36 9 3 3 3 9 जो 54 57 57900 कूलम। क्या सही है? कोई डाउट मंजीत? सही है ना मंजीत? कोई डाउट तो नहीं है? वेट ऑफ मेटल, दैट मच वेट ऑफ मेटल विच इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। इसके मतलब क्या है, इसका मतलब यह है ना कि वेट आपकी बार इलेक्ट्रोकेमिकल, देखो बोल रहा है कि हमको पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग शुड अ करंट ऑफ 0.5, मतलब हाउ लॉन्ग मतलब टाइम पूछा जा रहा है, बस टाइम पूछा जा रहा है। अब क्या बोल रहा है, हाउ लॉन्ग शुड अ करंट ऑफ 0.25 एम्पीयर पास थ्रू अ मोल्टन मेटल सॉल्ट अप टू डिपॉजिट दैट मच ऑफ वेट ऑफ मेटल विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। मतलब W जो आ जाएगा वो Z के बराबर आ जाएगा, W जो आ जाएगा वो Z के बराबर आ जाएगा। तो अभी मैंने क्या पढ़ा था, अभी मैंने पढ़ा था कि W इज इक्वल टू क्या होता है, अगर Z होता है, W इज इक्वल टू क्या होता है, Z होता है, तो मैंने पढ़ा था कि W इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर दिया हुआ W इज इक्वल टू Z है। मैं पढ़ा कि वेट इज इक्वल टू क्या होता है, जीत होता है। क्या होता है, जीत। और W और Z अगर बराबर है तो हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू Z के जगह पे W I इंटू टी। अब यहाँ पर देखना जरा ध्यान से, सेम ड्राइंग कट जाएगा तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/t हो जाएगा। और 1/t, t का वैल्यू कितना है, तो t बोल रहा है 0. अच्छा वो टाइम निकालने के लिए बोला जा रहा है, सॉरी, तो टाइम निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/i लिखेंगे, और i का वैल्यू कितना है 0.25। तो यहाँ से जब डिवाइड देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 सेकंड। कितना आ जाएगा 4 सेकंड। कितना आ जाएगा 4 सेकंड। वेट ऑफ मेटल, ठीक है। अच्छा मेरे को एक बात बताना, लेट अस सपोज करते हैं कि कोई एजी है, कोई मेटल है, क्या है, मेटल है, वो मेटल जो है वो M+ था। अब क्या करेगा, वो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना देगा, मेटल बना देगा, मेटल सॉलिड। भाई अभी तक तो वही बात पढ़ रहे हैं ना कि क्या मेटल डिपॉजिट एट कैथोड, तो कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा सर जी, तो कैथोड पे तो रिडक्शन होगा। फर्स्ट क्लास से मैं चिपकाते हुए आ रहा हूँ कि कैथोड पे रिडक्शन होगा, रिडक्शन का मतलब होगा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात अगर अब तक नहीं समझ में आया तब तो फिर बेकार है, ठीक है, तब तो बहुत मेहनत करना होगा। तो क्या है, मैं किसी मेटल को लिया जो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि कैथोड पे लिए तो रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ। अब जरा देखना, मुझसे पूछा जाएगा कितना चार्ज हम पास करें या फिर कितना चार्ज दे ताकि इस मेटल को यहां से यहां लाया जाए, तो चार्ज पूछा जाएगा। तो चलो देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले अभी फॉर्मूला क्या आ गया, n इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू IT/F हो गया। क्या आकाश, कोई दिक्कत, ये फॉर्मूला आ गया फर्स्ट लॉ से, सही है? अरे हाँ कि ना। अब मुझे क्या बोल रहा है कि मैं मान लिया मोल लेट अस सपोज मोल हमको बोल दिया 1, कितना बोल दिया 1, तो अब मंजीत मोल का वैल्यू 1 रखेंगे तो n फैक्टर इंटू Q/F लिखे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि Q की जगह पर IT। अब यहाँ से चार्ज इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, n फैक्टर इंटू क्या हो जाएगा F। तो मतलब किसी भी मेटल का अगर हमको चार्ज निकालने बोलेगा तो हम फटाक से क्या करेंगे, जो भी n फैक्टर होगा उसमें फराडे का मल्टीप्लाई कर देंगे और निकाल देंगे। कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत है,
फराडे कितना होगा? फराडे का वैल्यू जो होता है वो होता है 96500 कूलम मेरे को, लेकिन अभी वो चार्ज नहीं पूछ रहा हूँ, अभी सिर्फ फराडे लिखना। कितना फराडे हमको चार्ज चाहिए, जैसे क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन ऐसे पूछा, देखिए Ag प्लस है, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है और Ag में डिपॉजिट हो जा रहा है, तो बताइए मुझे कितना फराडे इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा, कितना फराडे चार्ज, सॉरी कितना फराडे चार्ज देना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, तो सर यहाँ पर लिखेंगे चार्ज निकालना है सर, एन फैक्टर देखिए, तो सर यहाँ से यहाँ जाने में एन फैक्टर यही इलेक्ट्रॉन एक ही इन्वॉल्व है, तो 1 इंटू क्या करेंगे एफ फराडे से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्यू कितना आ गया एफ की बराबर, मतलब 1 फराडे हमको चार्ज चाहिए अगर हमको किसी भी सिल्वर का आयंस को सिल्वर में चेंज करना है, तो कोई दिक्कत। पर कितना याद रखना, ये मोल कितना था, मोल 1 था, 1 मोल, ध्यान रखना मोल अगर 1 नहीं होगा तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, फिर ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा, कोई दिक्कत। सेकंड लॉ क्या बोलता है, व्हेन मतलब जब, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब हम सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू, किसमें क्या करेंगे, इज पास थ्रू, हम लोग क्या करेंगे, पास करेंगे, किसमें, पास थ्रू, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट सॉल्यूशन, क्या करेंगे, डिफरेंट सॉल्यूशन में पास करेंगे, पास थ्रू डिफरेंट सॉल्यूशन, क्या करेंगे, अगर हम लोग पास करते हैं डिफरेंट सॉल्यूशन में, किसमें पास करेंगे, डिफरेंट सॉल्यूशन में, क्या करेंगे, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास टू डिफरेंट सॉल्यूशन, देन क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो हो जाएगा आर सेम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंस जो हो जाएगा, या ग्राम इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट आर सेम। जरा ध्यान से समझते हैं, आकाश ध्यान से समझना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं बोलना चाह रहा हूं कि अगर हम लोग वेट इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं, ZIT पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, ZIT, ठीक है सर, वेट इज इक्वल टू फिर क्या पढ़े हैं, वेट इज इक्वल टू जेड की जगह पर रख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट बाय एन फैक्टर, इनटू क्या लिख सकते हैं, IT लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहां तक। सर हम यहां से लिख सकते हैं वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, IT बाय एफ, कोई डाउट यहां तक, सही है ना। सर ये वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट है, सही है, इक्विवेलेंट वेट है, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सर, Q लिख सकते हैं IT के बाद में Q बाय एफ। अब जरा ध्यान देना, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पढ़ना जरा ध्यान से, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेम टाइम में पास करेंगे, अगर सेम टाइम में पास करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इसका मतलब Q सेम हो जाएगा। दो सॉल्यूशन में अगर हम सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो सेम टाइम के लिए पास करेंगे, और सेम टाइम के लिए पास करेंगे तो वहां चार्ज जो हो जाएगा वो सेम हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी सेम है। जरा सुनो ध्यान से, I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई T होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी सेम पास किया तो ऑफकोर्स टाइम पे सेम पास करेंगे, तो टाइम भी सेम होगा तो चार्ज भी सेम होगा, तो चार्ज अगर सेम होगा तो सर यहाँ पर चार्ज हो जाएगा कांस्टेंट, F हो जाएगा, F पहले से कांस्टेंट था, तो इसी को हम लोग बोलते हैं Q बाई F के रेशियो को ही बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। इसका मतलब ये है सर कि अगर किसी भी दो सॉल्यूशन को ले तो किसी भी दो सॉल्यूशन को लेंगे तो उसका वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट जो होगा वो कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सर यहां से ऐसा लिख सकते हैं वेट 1 बाई इक्विवेलेंट वेट 1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं वेट 2 अपॉन इक्विवेलेंट वेट 2। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा आ जाइए, यहां तक कोई डाउट है आकाश, तुम गलत बता रहा, फराडे होगा, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट बाई फराडे होता है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट बाई एन फैक्टर होता है। गजब तुम भी बोलता है, ठीक है चलो सही है, यहां तक कोई डाउट है। अच्छा अब जरा ध्यान दो, यहाँ पर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट 1 इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट 2, यहाँ तक आ गया कहानी, यहाँ तक सुनो जरा ध्यान से, थोड़ा सा करेक्शन भी करना होगा मेरे को, ठीक है। यहाँ पर देखो सर वेट 1 तो वेट 1 ही रहने देते, इक्विवेलेंट वेट को लिख सकते हैं एटॉमिक वेट 1 बाई एन फैक्टर 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं वेट 2 अपॉन में क्या रहने देते हैं, हम लिख देते हैं कि अगर हम लोग इक्विवेलेंट वेट 2 लिखे हैं तो इसका मतलब हो जाएगा एटॉमिक वेट 2 बाई एन फैक्टर
2, क्या लिख सकते हैं, n फैक्टर 2। अब यहाँ पर वेट अपॉन एटॉमिक वेट 1, वेट अपॉन एटॉमिक वेट 2, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि n वेट अपॉन एटॉमिक वेट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, n1 इंटू n फैक्टर 1 इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेट अपॉन एटॉमिक वेट 2, इसका मतलब हो जाएगा n2 इंटू हो जाएगा n फैक्टर 2, क्या हो जाएगा, n फैक्टर 2 हो जाएगा। ये यहाँ से रिलेशन आता है, सेकंड लॉ से रिलेशन ये आता है कि n1 इंटू n फैक्टर 1 इज इक्वल टू n2 इंटू n फैक्टर 2। कोई डाउट है आकाश यहाँ तक? इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 एंड कॉपर सल्फेट कनेक्टेड इन सीरीज। भाई साहब ये बात सेम बात है कि कनेक्टेड अगर सीरीज में होगा तो करंट सेम होगा, ये भी बात है। If the weight of Ag deposited is 1.0 gram 08 gram, calculate the weight of copper deposited। कॉपर का वेट कितना डिपॉजिट होगा? तो सर अगर सीरीज में कहीं बात कर देगा और किसी का वेट वगैरह निकालने के लिए बोला जा रहा है तो मैं वो सेकंड लॉ लगेगा। तो सेकंड लॉ क्या लगता है, n इंटू n फैक्टर 1 इज इक्वल टू n इंटू n फैक्टर 2। सर ये n फैक्टर कैसे लाएंगे? तो Ag अगर डिपॉजिट हो रहा है तो Ag अगर डिपॉजिट होता है तो Ag प्लस जो होगा वो इलेक्ट्रॉन लेकर के Ag डिपॉजिट होगा, यस सर। और अगर कॉपर सल्फेट में से कॉपर डिपॉजिट होगा तो कॉपर 2 प्लस जो होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के किस में डिपॉजिट होगा, कॉपर में डिपॉजिट होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन Ag वाले में 1 है, कॉपर वाले में 2 है। तो Ag वाले में 1 है, कॉपर वाले में 2 है, तो क्या बोलेंगे, तो Ag वाले लोग के लिए n फैक्टर 1 हो गया और कॉपर वाले लोग के लिए n फैक्टर 2 हो गया। तो सर ये n1 किसको मान रहे हैं और n2 किसको मान रहे हैं? तो n1 हम लोग मान लेते हैं कि AgNO3 का है, तो n फैक्टर 1 कितना लिखेंगे, n फैक्टर 1 हो जाएगा 1। और n2 जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर Ag का, तो Ag का एटॉमिक नंबर, सिल्वर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो सिल्वर का एटॉमिक नंबर 108 होता है। तो यहाँ पर रखेंगे, अगर हम लोग AgNO3 का वेट जो रखे हैं वो रखे 1.08 ग्राम, तो वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट ही मोल होता है, तो 108 इज इक्वल टू क्या रखेंगे, n फैक्टर 2, तो n फैक्टर 2 हो जाएगा, n फैक्टर 2 हो जाएगा 2। और निकालना क्या है, निकालना मुझे वेट ऑफ कॉपर है, कॉपर का वेट निकालना है। तो कॉपर का जब वेट निकालना है तो मेरा जरा ध्यान से सुनना, कॉपर का क्या निकालना, वेट निकालना है। तो एटॉमिक वेट कितना होगा, तो वेट निकालना है तो एटॉमिक वेट जो होता है कॉपर का वो होता है 63.5। तो यहाँ से अगर हम यहाँ से करें तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/100, तो 63.5, तो यहाँ पर हो जाएगा 63.5, ठीक है, 63.5 इंटू हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, बाय हो जाएगा 1/100। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक जीरो और आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो क्या लिखेंगे, सर इसको हम लोग डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 32.3275 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3275 हो जाएगा, ठीक है। 32.75 वो 327.5 327.5 हो जाएगा, अपॉन 100 से डिवाइड देंगे 1000 से, तो ये आंसर आ जाएगा 0.3, कितना आ जाएगा 0.3275 कितना हो जाएगा 31 होना चाहिए, सॉरी 31 होना चाहिए, क्योंकि 2 से डिवाइड तो 1 होगा, यस। तो 31.75 क्या हो जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। कोई दिक्कत है आकाश यहाँ तक? 0.3175 ग्राम हो जाएगा। ओके, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। मोल्टेन NaCl इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं मोल्टेन NaCl का। ओके सर, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट प्रोड्यूस 0.1 मोल ऑफ Cl2 गैस यूजिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर। टाइम निकालने के लिए बोला जा रहा है, क्या निकालने बोला जा रहा है, टाइम। क्या निकालने बोला जा रहा है, टाइम। अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनना, अगर यहाँ पर वही ये सवाल वही सॉल्व कर पाएगा जो कि अच्छे तरीके से पढ़ा है। क्या लिखा, मोल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। तो NaCl का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, ये मोल्टेन है, ये फ्यूज्ड है। NaCl का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पर NaCl जब इलेक्ट्रोलाइज हो जाएगा तो क्या बनेगा, Na प्लस प्लस का Cl माइनस। अब Cl माइनस जो है वो एनायन से तो एनोड पे जाएगा, तो Cl माइनस जो है वो क्या करेगा, हाफ Cl2 प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन में निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग को टाइम जो चाहिए वो कितना चाहिए, तो टाइम निकालने के लिए बोला जा रहा है। ओके सर, टाइम कितना होगा वो निकालने के लिए बोला जा रहा है। और क्या बोल रहा है, 0.1 मोल, मतलब n का वैल्यू दे दिया 0.1, और क्या दिया हुआ है, यूजिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर, मतलब I का वैल्यू दे दिया है 3 एम्पियर।
और अगर हम लोग इसको देखें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो Cl2 को हम यहाँ पर 2Cl माइनस कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कितना इन्वॉल्व है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम जब देखेंगे तो n फैक्टर जो आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे पास 2। कितना आ जाएगा, 2। आप ध्यान से सुनना, क्या सुनना, ध्यान से सुनना। टाइम निकालने के लिए बोला जाएगा तो टाइम तो सेकंड लॉ से निकलेगा नहीं, तो टाइम फर्स्ट लॉ से निकलेगा। तो क्या था, n इंटू n फैक्टर 1 इज इक्वल टू IT/F। n का वैल्यू कितना है, तो n का वैल्यू 0.1 है। n फैक्टर का वैल्यू कितना है, 2 है। IT निकालना है तो I का वैल्यू कितना है, करंट कितना फ्लो कर रहा है भाई 3 एम्पेयर का, तो 3 एम्पेयर रखेंगे। टाइम कितना निकालने के लिए बोला जा रहा है, फैराडेस का वैल्यू होता है 96500 कूलम। ठीक है, 96500 कूलम। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से हो जाएगा 0, ये 0 से ये 0 कटेगा। यहाँ पर देखें तो ये कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा। तो यहाँ पर ये जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 इंटू के हो जाएगा 965 अपॉन में हो जाएगा 2। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो सॉरी अपॉन 2 कहाँ से आएगा भाई, ये तो पूरा खत्म हो गया। तो यहाँ से जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें अपॉन में हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा, 3। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, यह हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 1, 9 2 18, ये हो जाएगा 90। यहाँ से जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3 6 18। ठीक है, 3 6 18, 3 4 12, 3 6 18, 3 4 12, और यहाँ पर हो जाएगा 3 3 9 और 3 3 9, तो 64 पॉइंट कुछ आएगा। मैं यहाँ पर जो भी आएगा वो सेकंड में आएगा, तो मैं इसको जब मिनट में चेंज करूंगा तो मिनट में चेंज करने के बाद आ जाएगा 107 मिनट आ जाएगा, नियरली 107 मिनट के बराबर आ जाता है। सो आज के क्या है, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी और रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। क्या है, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, यही 4 चीज पहले यहां पर ध्यान दें। ठीक है, किसका, ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। सर ये सब तो चीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, किसका, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का। सर ये सब तो चीज जो है ये सब तो बड़ा बड़ा सा लग रहा है, कहीं हम ये फिजिक्स में तो नहीं पढ़े हैं। यस बिल्कुल सही, फिजिक्स में पढ़े। तो रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस क्या है, जरा ध्यान से समझना, रेसिस्टेंस है क्या। तो रेसिस्टेंस क्या है, हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय द सॉल्यूशन इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। जो इस हिंड्रेंस, द हिंड्रेंस, या फिर हिंड्रेंस को क्या बोल सकते हैं, द हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, द हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। समझ में तो कुछ आया नहीं होगा तो मैं समझाता हूं। द हिंड्रेंस का मतलब है, द हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का मतलब यह है, हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का मतलब रुकावट। क्या है, रुकावट, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की वजह से जो रुकावट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। क्या होता है, रो एल बाई ए। सर ये रो क्या है, बता रहा हूं, जो ये रो है, ये एल क्या है, ये रो क्या है, आर क्या है, ये ए क्या है, ये बताते हैं। देखिए ध्यान से, आर का मतलब है रेसिस्टेंस। क्या है, रेसिस्टेंस। क्या है, रेसिस्टेंस। ये जो आर है, ये जो आपको रो दिख रहा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो, तो जो होता है रो वो क्या होता है, ये होता है रेसिस्टिविटी। क्या होता है, रेसिस्टिविटी। क्या होता है, रेसिस्टिविटी। एल जो होता है वो होता है लेंथ। क्या होता है, लेंथ। ए क्या होता है, एरिया होता है। क्या होता है, एरिया। सर ये जो एरिया है ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जो लेंथ है, ये एल जो लेंथ को बता रहा है वो लेंथ क्या है, तो लेंथ ऑफ, या फिर ऐसा बोल सकते हैं, लेंथ मत बोलो, इसको बोलो कि सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, जो 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलेंगे। तो लेंथ मत बोलो, लेंथ बोलना सही नहीं होगा। क्या लिखेंगे, बोलेंगे सेपरेशन बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स। क्या बोलेंगे, सेपरेशन बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स, सेपरेशन बिटवीन
2 इलेक्ट्रॉड्स, 2 इलेक्ट्रॉड्स के बीच में जो है वो सेपरेशन कितना है, सेपरेशन मतलब दूरी कितना है 2 इलेक्ट्रॉड्स के बीच में, ठीक है, डिस्टेंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो सेपरेशन बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉड्स, किसके बीच में, 2 इलेक्ट्रॉड्स के बीच में। अब जरा ध्यान से सुनना, रेसिस्टेंस जो होता है और जो रेसिस्टिविटी होता है, जो एरिया होता है, एरिया को हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर में रखेंगे, किसमें रखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में। एल का मतलब है सेपरेशन बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉड, 2 इलेक्ट्रॉड के बीच की दूरी, तो दूरी को हम लोग रखेंगे सेंटीमीटर में, किसमें रखेंगे, सेंटीमीटर में। रेसिस्टिविटी क्या होगा, अभी रेसिस्टिविटी बताएंगे, ठीक है। और ये जो लेंथ है, ये लेंथ जो होगा वो सेंटीमीटर में, 2 बीच की दूरी के सेंटीमीटर में रखेंगे, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट। तो सर इसका जो रेसिस्टेंस का यूनिट आएगा वो यूनिट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं जर्किंग, ठीक है, नहीं जर्किंग नहीं, मजाक कर रहा हूँ, क्या बोलूंगा, जर्किंग, ठीक है। तो जर्किंग को क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं मोह, ओम बोलेंगे, OHM, क्या बोलेंगे, ओम। इसका यूनिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओम, क्या हो जाएगा, ओम। रेसिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा ओम। कोई दिक्कत यहाँ तक आकाश, नहीं, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना सर, इसके बाद जो आ जाता है वो आ जाता है रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी क्या होता है, रेसिस्टिविटी क्या होता है, जरा ध्यान से सुनेंगे। तो रेसिस्टिविटी क्या होता है, एकदम ध्यान से सुनेंगे। रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी, तो रेसिस्टिविटी सर, अभी रेसिस्टिविटी वहां आया था सर, R इज इक्वल टू क्या था, रो L बाई ए था, और अब रो बोल रहे थे, रो ही को रेसिस्टिविटी बोल रहे, तो रेसिस्टिविटी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू लिखेंगे RA बाई एल, क्या लिखेंगे, RA बाई एल। अब जरा ध्यान से सुनना, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, रेसिस्टिविटी को डिफाइन करेंगे, द रेसिस्टेंस, क्या डिफाइन करेंगे, द रेसिस्टेंस, क्या डिफाइन करेंगे, द रेसिस्टेंस when the resistance when electrodes are 1 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब 1 सेंटीमीटर दूर पे हो, ठीक है, 1 सेंटीमीटर अपार्ट, 1 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। when क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड्स आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज, एंड एरिया कितना होगा, देखो रेसिस्टिविटी जो हो जाएगा वो रेसिस्टेंस के बराबर तभी हो सकता है जब हम लोग एरिया को क्या मान लें, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लें अपार्ट, एंड एरिया, द रेसिस्टेंस व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट, रेसिस्टेंस व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट, 1 सेंटीमीटर की दूरी पे रखेंगे, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हो जाए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हो जाए वो कितना हो जाए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना हो जाए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा और रेसिस्टेंस 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा, 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा, तो जो रेसिस्टेंस होता है, सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ बोल दिया, रुक दो एक सेकेंड, जब एरिया जो हो जाए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो जाए, एरिया कितना हो जाए 1 सेंटीमीटर का, और 2 इलेक्ट्रोड के बीच की जो दूरी हो जाए 1 सेंटीमीटर हो जाए, जो इसके बीच में जो रेसिस्टेंस होता है उस रेसिस्टेंस को हम लोग कितना बोले, उसी को क्या बोलेंगे, रेसिस्टिविटी। आई होप कोई डाउट नहीं होगा। तो सर इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो जरा सुनना ध्यान से, रेसिस्टेंस का यूनिट जर्किंग होता है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, गड्ढा, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या लिखेंगे, तो देखो रेसिस्टेंस का यूनिट क्या था, हाँ रेसिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा ओम, और एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, अपॉन में लेंथ को लिखेंगे सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर स्क्वायर का कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, इसका यूनिट, इसका यूनिट बचेगा ओम सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे रेसिस्टिविटी का यूनिट जो हो जाता है वो हो जाता है ओम सेंटीमीटर, क्या हो जाता है, OHM सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा, ओम सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, ओम सॉरी ओम, हाँ ओम सेंटीमीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, देख लो अच्छे से, सही है। अब आ जाता है रेसिस्टेंस हो गया, रेसिस्टिविटी हो गया, अब आ जाता है कंडक्टिविटी पे। कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी, तो जरा सुनना जरा ध्यान से, द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी
द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। क्या बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे कंडक्टिविटी। क्या बोलेंगे? कंडक्टिविटी। जो रेसिप्रोकल होगा रेसिस्टिविटी का उसको क्या बोलेंगे? कंडक्टिविटी। समझ में आया? रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी को क्या बोलेंगे? कंडक्टिविटी। मतलब सर रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, मतलब रेसिस्टिविटी का जो उल्टा होगा वो कंडक्टिविटी होगा। हाँ, रेसिस्टिविटी का जो उल्टा होगा वो कंडक्टिविटी होगा। इसका मतलब सर अगर हम यूनिट लिखना चाहे तो यूनिट क्या लिखेंगे? तो जरा ध्यान को देखो ध्यान से, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, तो कंडक्टिविटी को हम लोग दिखाएंगे के से। इसका जो होगा इसका सिंबल होगा के, और के का मतलब होगा कप्पा। क्या हो जाएगा? कप्पा। क्या हो जाएगा? कप्पा। क्या हो जाएगा? कप्पा। तो यहाँ पर लिखेंगे के इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? तो ये उल्टा है तो इसका यूनिट क्या लिखा जाएगा? तो सर के इंटू 1 अपॉन रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी का उल्टा है तो रेसिस्टिविटी का जो यूनिट था वो क्या था? 1 अपॉन ओम। रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या था? 1 अपॉन ओम सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? ओम सेंटीमीटर। तो क्या लिख सकते हैं? ओम सेंटीमीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो जब हम लोग ऊपर करेंगे तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं? ओम इनवर्स का मतलब है ओम का उल्टा, तो उल्टा मतलब हो जाएगा गड्ढा, तो गड्ढा सेंटीमीटर इनवर्स। क्या हो जाएगा? गड्ढा सेंटीमीटर इनवर्स। तो ब्रेकर का उल्टा क्या हो जाएगा? गड्ढा। कोई दिक्कत? तो ओम सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। क्या बोलते हैं? सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। कोई डाउट है यहाँ तक आकाश? देख लो अच्छे से। उल्टा को बोल दिए तो हाँ बोलो 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 जल्दी बोलो। हाँ ये रेसिस्टिविटी था ना, तो रेसिस्टिविटी का उल्टा क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी नीचे रहा, तो रेसिस्टिविटी का क्या यूनिट था? ओम सेंटीमीटर इनवर्स। ओम सेंटीमीटर इनवर्स क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और ओम इनवर्स को क्या लिख सकते हैं? गड्ढा। और सेंटीमीटर इनवर्स को सेंटीमीटर इनवर्स ही रहने देते, कोई दिक्कत तो नहीं है? सही है ना? पक्का? आगे बढ़े। अब आते हैं कंडक्टेंस पे, लास्ट चीज पे आते हैं जिसका नाम है कंडक्टेंस। क्या है? कंडक्टेंस। क्या जाता है कंडक्टेंस पे? कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस क्या है? तो कंडक्टेंस को हम लोग जो दिखाते हैं वो दिखाते हैं जी से। किससे दिखाते हैं? जी से। कंडक्टेंस क्या है? तो कंडक्टेंस है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ किसका रेसिप्रोकल है? कंडक्टिविटेंस। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। किसका है? रेसिस्टेंस। किसका उल्टा है? रेसिस्टेंस का। इसका मतलब है जी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1 अपॉन आर, और आर लिख रहे थे 1 अपॉन ओम्स, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ओम इनवर्स, और ओम इनवर्स को हम लोग लिख सकते हैं गड्ढा। और ओम इनवर्स को एक चीज और लिख सकते हैं, गड्ढा लिखे। गड्ढा लिखने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको हम लोग लिख सकते हैं साइमंस। एस क्या लिखेंगे? साइमन। सर ये वही है क्या? साइमन कमीशन नहीं, वो वाला नहीं है। साइमंस। क्या लिख सकते हैं? साइमंस। क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं साइमंस। ठीक है, साइमन। अब आ जाता है लास्ट जिसका नाम है सेल कांस्टेंट। क्या है? सेल कांस्टेंट। क्या हो जाता है? सेल कांस्टेंट। क्या हो जाता है? सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट क्या है? तो सेल कांस्टेंट को हम लोग दिखाते हैं सिग्मा से। किससे दिखाते हैं? सिग्मा, या फिर जी स्टार। किससे दिखाएंगे? जी स्टार से। ठीक है। सेल कांस्टेंट क्या है? तो सेल कांस्टेंट क्या है? रेशियो ऑफ सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, मतलब क्या है? सेल कांस्टेंट का मतलब है कि सेल कांस्टेंट जो जी स्टार होता है वो रेशियो है किसका? एल अपॉन ए का। एल मतलब क्या था? लेंथ, मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, एंड एरिया। तो क्या लिखेंगे? रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है? इट इज द रेशियो ऑफ क्या है? रेशियो ऑफ किसका? एल अपॉन ए। एल को क्या बोल रहे थे? एल को बोल रहे थे सेपरेशन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। सेपरेशन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, सेपरेशन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का सेपरेशन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन एरिया का क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया और इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो डिस्टेंस था उसको रेशियो का हम लोग क्या बोल रहे हैं? सेल कांस्टेंट, मतलब जी स्टार। कोई दिक्कत? सही है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है? जल्दी बोलो। सही है आकाश? यहाँ तक कोई डाउट है? ना, हो गया।
सही है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो रेसिस्टेंस हो गया, रेसिस्टिविटी हो गया, कंडक्टेंस हो गया, कंडक्टिविटी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तू जब पानी पी के आता है, प्यास लगा था। क्या भेजी उसकी वाइफ? खाला में क्या भेजी उसकी वाइफ? और खाने वाला बस नहीं की, बम्बई से कुछ नहीं आया खाने वाला। नहीं जाएंगे हम लाने। आज गए थे तो बोलती ना, वो कल थोड़ी जाएंगे, अब डायरेक्ट मंगल को जाएंगे। मंगल तक बैठे रहना। खराब हो जाएगा। हाँ, मंगल तक, थोड़ा मंगल को जाएंगे ना। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल लिखो, सवाल। L/A, रो L/A, तो G स्टार तो क्या नहीं है? G इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा R इक्वल्स टू हो जाएगा G बाई K, G स्टार बाई K। ठीक है, तो आपका रेसिस्टेंस इक्वल्स टू L/A, तो L/A रो का दे सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल लिखेंगे आकाश। ध्यान से, आवाज आ रहा है ना? मीटिंग एंड होने में कितना टाइम बचा है आकाश? मीटिंग एंड हो गया क्या? नहीं। क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है? इफ K ऑफ 0.1 N ऑफ KCl, नॉर्मेलिटी दे दिया, KCl इज 1.2 इंटू 10⁻² सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स एंड R इज इक्वल्स टू, R इज क्या है? R क्या है? R इज 60 ओम। क्या दिया हुआ है? 60 ओम। देन G स्टार इज इक्वल्स टू क्या होगा? G स्टार इज इक्वल्स टू क्या होगा? G स्टार इज इक्वल्स टू क्या होगा? G स्टार इज इक्वल्स टू व्हाट? आकाश आवाज आ रहा है? तो सुनो जरा ध्यान से। इफ K इज इक्वल्स टू दिया हुआ, K ऑफ 0.1 KCl इज इक्वल्स टू दिया, मतलब K दे दिया है, तो K कितना हो गया? 1.2 इंटू 10⁻²। यस। आगे देखे तो R का वैल्यू दिया हुआ, तो R कितना है? R इज इक्वल्स टू 60 ओम, तो यहाँ पर रख देते हैं 60 ओम। अब जरा ध्यान दो, क्या है? G स्टार निकालने के लिए बोल रहा है। तो सर सबसे पहले R का फॉर्मूला देखेंगे, तो R इज इक्वल्स टू होता है रो L/A, और सर R इज इक्वल्स टू रो को अलग करें तो L/A को हम लोग क्या लिख सकते हैं? L/A को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? G स्टार। तो यहाँ पर R इज इक्वल्स टू हो जाएगा G रो G स्टार, क्या हो जाएगा? G स्टार। ठीक है सर, लेकिन मुझे तो रो नहीं दिया है, तो आगे बढ़ते हैं। निकालने बोल रहा है G स्टार, तो G स्टार इज इक्वल्स टू हो जाएगा R बाई रो, और सर R बाई रो को क्या लिख सकते हैं? तो सर 1 रो को हम लोग लिख सकते हैं K, क्या लिख सकते हैं? K, क्योंकि सर रेसिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी का जो यूनिट होता है वो K होता है। यहाँ पर R का वैल्यू रखेंगे, तो R का वैल्यू कितना है? 60 ओम, और यहाँ पर ये तुम्हारा है 1.2 इंटू 10⁻²। तो यहाँ पर जब हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 7.2 इंटू 10⁻1,
7.2 इंटू 10⁻�1। तो यहाँ पर हम पूरी तरह से इसको जब करें तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और पॉइंट हटाएंगे तो 0.72 और यहाँ पर ये जी स्टार एल अपॉन है, तो जी स्टार का यूनिट क्या होता है, एल अपॉन है, मतलब एरिया हो जाएगा, तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक आकाश? कंडक्टेंस सेल दिया हुआ है, जिसको कंडक्टेंस सेल बोले चाहे कंडक्टिविटी सेल बोले, बात तो सेम है। आगे बढ़े, वाज फिल्ड विद 0.2 मोलर ऑफ KCl सॉल्यूशन, मतलब कि मोलारिटी दे दिया है, ठीक है। आज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिया हुआ 2 × 10⁻³ फील्ड विद फाइंड द रेसिस्टेंस, मतलब आर निकालने के लिए बोला जा रहा है। व्हेन द सिग्मा इज इतना दिया हुआ है। सर व्हाट इज सिग्मा, तो सिग्मा इज इक्वल टू होता है लेंथ अपॉन एरिया। ये सिग्मा दे दिया, सिग्मा कितना दे दिया है 0.1 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके सर, अब क्या बोल रहा है, हमको निकालने के लिए बोला जा रहा है कंडक्टेंस का रेसिस्टेंस। तो सर यहाँ पर कंडक्टेंस दिया हुआ, कंडक्टिविटी दिया हुआ है, तो कंडक्टिविटी क्या होगा, तो सर अब की बार कप्पा का वैल्यू दे दिया है। किसका वैल्यू दे दिया, कप्पा का। कंडक्टिविटी बोले मतलब कप्पा, और कप्पा का वैल्यू दिया हुआ 2 × 10⁻³ तो सर अब हमको निकालना बोला रेसिस्टिविटी, तो सबसे पहले रेसिस्टेंस इज इक्वल टू होता है ρL/A। मुझे क्या निकालना, रेसिस्टेंस निकालना है, तो सर रेसिस्टेंस इज इक्वल टू जो हो जाएगा ρL/A होता है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना बोल रहा है, सर मुझे यहाँ पर निकालना बोल रहा है रेसिस्टेंस। क्या निकालना बोल रहा है, रेसिस्टेंस। तो सर यहाँ पर तो रेसिस्टिविटी जो है वो दिया ही नहीं है, कप्पा दे दिया है। तो कप्पा क्या होता है, सर 1 कप्पा इज इक्वल टू हो जाता है रेसिस्टेंस। तो सर रेसिस्टेंस यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 × 10⁻⁻3। तो यहाँ से आ जाएगा ये, तो यहाँ पर इसका वैल्यू पुट करेंगे 1/2 × 10⁻³ और यहाँ पर लेंथ बाय एरिया का वैल्यू दिया हुआ 0.1 सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ से इसको डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, सर यहाँ से हो जाएगा आपका, बोलो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻4। सर यहाँ पर हो जाएगा ये 10 टू पावर, सर यहाँ हो जाएगा 1/2 × 10⁻²। इसको लिखेंगे तो 100/2 और 100/2 को क्या लिखेंगे तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 50 ओम। कितना हो जाएगा 50 ओम। R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 ओम। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेसिस्टेंस ऑफ 0.5 मोलर ऑफ KCl सॉल्यूशन इन अ कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टेंस सेल या कंडक्टिविटी सेल बात सेम है। 300 ओम दिया हुआ, ओम दिया मतलब रेसिस्टेंस दिया हुआ। भाई क्वेश्चन में से सिर्फ फाइंड कर लो क्या क्या दिया हुआ है, अपने आप सवाल बन जाएगा। कंडक्टिविटी दिया हुआ, कंडक्टिविटी दे दिया मतलब कप्पा का वैल्यू दे दिया, कप्पा इज इक्वल टू हो गया 0.013 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। द वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट, आपकी बार सेल कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए बोला जा रहा है, मतलब क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, जी स्टार। एक बात जान लो, एक बात जान लो, मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ, देखो जरा ध्यान से। रेसिस्टेंस इज इक्वल टू होता है ρL/A। जरा ध्यान से सुनना, बार बार मुझे जी स्टार निकालने के लिए बोला जाए तो क्या बार बार इतना लिख के देखेंगे, तो ये कुछ शॉर्टकट देखते हैं। हमको जरा ध्यान दो, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा ρL/A। तो रो को क्या लिख सकते हैं, रो लिखो, L/A को क्या लिख सकते हैं, जी स्टार। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, जी स्टार। अब जरा ध्यान देना, जी स्टार लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर आकाश? जी स्टार RK, हाँ ठीक है ठीक है। सुनो जरा ध्यान से, एक सेकंड फिर से बताता हूँ। देखो अब मुझे जी स्टार बार बार निकालने के लिए बोला जाएगा तो जी स्टार के लिए शॉर्टकट लगाएंगे। जी स्टार शॉर्टकट क्या लगाएंगे, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू होता है ρL/A। और मैं क्या करता हूँ कि रेसिस्टेंस को रहने देता हूँ, रेसिस्टिविटी को क्या करते हैं 1 कंडक्टिविटी करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लेंथ अपॉन एरिया रहने देते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, ये कप्पा को इधर भेजेंगे तो सर अब देखना जरा ध्यान से, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा 1 कप्पा। कप्पा का मतलब क्या हो जाएगा सर, 1 कप्पा है तो यहाँ पर क्या करते हैं, इस कप्पा को इधर भेजते हैं, क्या हो गया सर, लेंथ अपॉन एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा जी स्टार। तो याद रखना, जी स्टार इज इक्वल टू होता है, जी स्टार इज इक्वल टू होता है RK। क्या होता है, जी स्टार इज इक्वल टू होता है RK। ये आपको डायरेक्ट आंसर देगा, आपको इतना बार बार करने का जरूरत नहीं है। तो जी स्टार इज इक्वल टू क्या होगा, RK। जरा ध्यान देना, जी स्टार क्या है, तो जी स्टार ही तुम्हारा क्या है, जी स्टार जो है वही है सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होगा, रेसिस्टेंस इनटू कंडक्टिविटी। रेसिस्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जी स्टार, R का वैल्यू कितना है, तो R का वैल्यू मेरे को 300 ओम दिया हुआ है। K का वैल्यू कितना है, तो K का वैल्यू जो दिया हुआ वो दिया हुआ 0.013। यहाँ से जब हम हटाएंगे
तो यहाँ से लगाएंगे 4 जीरो 3 जीरो 1 2 3 जीरो 2 जीरो से ये 2 जीरो समाप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा 49, तो ये हो जाएगा 4.9। कितना हो जाएगा 4.9, 4.9 होगा ना, सॉरी 3.9 होगा, सॉरी 3 3 जन 33 जन 39 होता है, तो जी स्टार इक्वल टू हो जाएगा 3.9 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि लेंथ अपॉन एरिया होता है, जी स्टार क्या होता है, लेंथ अपॉन एरिया होता है, और लेंथ का हो जाएगा सेंटीमीटर और एरिया का हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कटा तो हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। कोई दिक्कत, कोई डाउट?